आज की इस बहुत महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित मोहाली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव वशिष्ठ जी, धीरेन्द्र तायल जी, यहाँ उपस्थित सुमित जी, विवेक जी और अन्य सभी महानुभाव और आज की सभा में उपस्थित मातृशक्ति भाइयों, नौजवान साथियों, 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव पहले के चुनावों से बहुत अलग तरह का है। पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल के साथ बी टीम के रूप में काम करती थी और बी टीम के रूप में चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब की बार पहली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ए कैटेगरी के रूप में पंजाब में चुनाव लड़ रही है। जो स्थिति आज पंजाब में है वही स्थिति हरियाणा में भी 2014 से पहले रहती थी। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इंडियन नेशनल लोकदल की बी टीम के रूप में काम करती थी, चुनाव लड़ती थी और कभी हमें 90 में से 20 या 22 सीटें मिलती थी, कभी 23 मिलती थी। तो सरकार बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हरियाणा में अब की बार हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और उसके परिणाम भी आपके सामने हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अपने तौर पर अकेले सरकार बनी। 90 में से 47 विधायक चुन करके आए। मैं समझता हूं कि आज जो पंजाब में भी स्थिति है, जिस प्रकार से पंजाब में अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, आज मुख्य रूप से 5 पार्टियां जो हैं चुनाव मैदान में, उनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप, श्रोमणी अकाली दल और संयुक्त किसान मोर्चा, ये 5 मुख्यतः जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। और इसके अलावा काफी बड़ी संख्या में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के परिणाम बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। जिस प्रकार की खबरें पूरे प्रदेश से आ रही हैं, आज यह भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे। आज सर्वे रिपोर्ट्स कुछ दिखा रही हैं। सर्वे के अंदर पहले 2 या 3 कहते थे, फिर 4 कहने लगे, अब 10 कहने लगे। तो कल मैं एक सर्वे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि 15 सीटें बीजेपी की पंजाब में आ रही हैं। तो ये अभी बहुत एक हफ्ता अभी बकाया है। जिस प्रकार से एक यूं कहूंगा कि पंजाब में वातावरण बन रहा है, माहौल बन रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। उस दृष्टि से मेरा तो आपसे निवेदन है कि आज पंजाब में एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो देश के इस प्रदेश में आपसी भाईचारा कायम कर सके, प्रदेश के अंदर शांति ला सके, प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जा सके।
वो पंजाब जो किसी समय पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश होता था। यदि हम उस समय बात करते थे कि पंजाब सबसे खुशहाल प्रदेश, फलता फूलता प्रदेश, और एक पंजाब के अंदर हर तरह से, हर प्रकार से, चाहे वो इंडस्ट्री थी, चाहे वो यहाँ पर किसान था, खेती थी, या व्यापार था, हर प्रकार से तरक्की थी। लेकिन आज पंजाब की क्या स्थिति है? पिछले लगभग 15-20 वर्ष के अंदर जो पंजाब पूरे देश में नंबर 1 पर था, आज वो पंजाब 17वें नंबर पे है। सोचने की बात है कि ये फलता फूलता पंजाब, आगे बढ़ता हुआ पंजाब 17वें नंबर पर क्यों आ गया? इसका कारण क्या है? और मैं ये समझता हूं कि जो भी यहाँ पर शासक रहे हैं, जिनकी सत्ता रही है, जिनकी सरकार रही है, उसकी जिम्मेवारी तो हम उन्हीं की कह सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब में जो हमारा युवा है आज नशे की चपेट में आया है, पंजाब में जिस प्रकार से युवाओं की जवानी इस नशे की भेंट चढ़ रही है, इसके ऊपर आज रोक लगने की आवश्यकता है, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये नशा कैसे रुक सकता है? कौन व्यक्ति इस नशे को रोक सकता है? कौन सी पार्टी इस नशे को रोक सकती है? ये सोचने का विषय है। कौन सी पार्टी प्रदेश को दोबारा से विकास के रास्ते पर ले जा सकती है? ये विचार करने का विषय है। मैं ये समझता हूं कि पंजाब के अंदर आज जिस प्रकार का माहौल है, आप देख रहे हैं कि पंजाब की जीडीपी जो पूरे देश की जीडीपी से, जो देश की जीडीपी है वो 8.5 के लगभग है और पंजाब में 2.6 के ऊपर बैठी है। पंजाब के अंदर जीएसटी कलेक्शन लगभग 1550 करोड़ रुपए है और हरियाणा प्रदेश जो इससे पंजाब से बहुत छोटा है 5500 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन। इसका मतलब पंजाब के अंदर जो व्यापार है, इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। और इसी 7 साल के अंदर, पिछले 7 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इंडस्ट्री है, व्यापार है, उसने काफ़ी तरक्की की। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि आज ज़रूरत है इस बात को सोचने की कि पंजाब में यदि कोई विकास कर सकती है पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जिन जिन प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे उत्तर प्रदेश है या और अन्य प्रदेश हैं, वहाँ विकास की गति बहुत तेज हुई है। वहाँ पर सरकारों ने काम किया और जिस प्रकार से आज देश तरक्की कर रहा है वो भी आपके सामने है। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 साल में हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, ये सब आपके सामने है। अमेरिका जैसा बड़ा देश जो कभी ये कहता था कि मैं नरेंद्र मोदी को अमेरिका में आने नहीं दूंगा, अमेरिका में पांव रखने के लिए नहीं इजाज़त नहीं दूंगा, उस देश का यदि राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर आता है और खुद गाड़ी ड्राइव करके गाड़ी में बैठा करके उसको ले जाता है, ये मैं समझता हूं कि हमारे देश का सम्मान है, देश के 130 करोड़ जनता का सम्मान है कि उन्होंने इस प्रकार का माहौल पैदा किया कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, विश्व का नेता यदि कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये सब आपके सामने है।
और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक और जितने साहसिक निर्णय लिए वो भी सब आपके सामने है। जम्मू कश्मीर जिसके लिए बहुत देर से, जब से देश आज़ाद हुआ था, एक लड़ाई लड़ी जा रही थी। हम कहते थे कि देश, ये जो जम्मू कश्मीर है, भारत का अभिन्न अंग है, इसको हम अलग नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ दूसरी ताकतें उसको देश के साथ जुड़ने नहीं देखना चाहती थी। और किस प्रकार से, किस कुशलता से, किस साहसिक निर्णय लेते हुए धारा 370 को खत्म किया। और कुछ जम्मू कश्मीर के हमारे नेताओं ने कहा था कि अगर धारा 370 खत्म की तो देश के अंदर खून खराबा हो जाएगा, देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आपके सामने है कि एक पत्ता तक नहीं हिला, पत्ता तक नहीं हिला। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए जो प्रयास किया, जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय भी बड़ी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि मंदिर बनेगा तो कहीं दंगे ना हो जाए। लेकिन कोई भी, किसी भी प्रकार से कोई हिलचुल तक नहीं हुई और राम मंदिर का निर्माण आज वहां पर शुरू हो गया। आपको याद होगा कि जब हम बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते थे कि हम कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे कुछ कांग्रेस के मित्र हमारा मजाक करते थे। वो कहते थे, ये कहते तो हैं कि राम मंदिर, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। उस समय ये कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे क्योंकि उनको ये लगता था कि राम मंदिर का निर्माण हो नहीं सकता। लेकिन आज वो भी एक बहुत बड़ा फैसला, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है। काशी विश्वनाथ के अंदर जिस प्रकार से वहां पर कॉरिडोर की बनाया गया, वो सब आपके सामने है। और जिस प्रकार से जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पुलवामा के शहीदों को जिस प्रकार से बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन्होंने कहा था कि हम इन 39 जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, इनका बदला लेंगे। और उन्होंने पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया और उन शहीदों का बदला लिया। ये एक विल की बात होती है कि अंदर सोच की बात होती है। और जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम बहनों के लिए जो एक, मैं कहूंगा कि नरक की जिंदगी व्यतीत कर रही थी। 3 तलाक का मामला था कि किसी भी बहन को कोई भी व्यक्ति 3 बार तलाक 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 और वो घर से बाहर, मतलब इस प्रकार की स्थिति थी कि किसी भी बहन को 3 बार तलाक करके घर से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन 3 तलाक का कानून नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। ये मैं समझता हूं कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान आज सिद्ध हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी माताएं बहनें मुस्लिम कम्युनिटी से जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हैं। नरेंद्र मोदी जी को उनकी पहली पसंद है। ये मैं समझता हूं कि निर्णय जो नरेंद्र मोदी जी ने लिए देश के विकास के लिए, तो मैं समझता हूं कि आज जो लंबी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, जिस प्रकार का बजट अभी आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला बजट, देश को मजबूत करने वाला बजट, ये सब चीजें आपके सामने हैं। मैं तो आपसे इतना ही बेनती करना चाहता हूं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करिए। जो ये डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार भाजपा की होगी, पंजाब में भी भाजपा की सरकार होगी,
तो निश्चित तौर पर पंजाब तरक्की करेगा, पंजाब उन्नति करेगा, पंजाब आगे बढ़ेगा, पंजाब के अंदर सौहार्द स्थापित होगा, पंजाब के अंदर भाईचारा स्थापित होगा, पंजाब के अंदर अमन और शांति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संजीव वशिष्ठ मेरे बेटे जैसा है, बहुत मेहनती है। अभी भाई साहब कह रहे थे, मैंने इसकी मेहनत को देखा कि दिन रात जब शुरू किया था काम और किस प्रकार से मेहनत करके आज इस स्थान तक पहुंचा है, चाहे वो अपने व्यापार के अंदर है या संगठन के अंदर है, पार्टी के अंदर है। सेवा के माध्यम से 3 साल सेवा भारती का अध्यक्ष रहा। सेवा भारती यानी सेवा, हर लेबर कॉलोनी के अंदर जाकर के, हर स्थान पर जाकर के गरीब लोगों की, पिछड़े लोगों की, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और जिस प्रकार से इस कोविड काल के अंदर भी सेवा के कार्य किए, तो एक मन के अंदर इच्छा है सेवा करने की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस नौजवान को सेवा करने का अवसर प्रदान करें और आने वाले 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह अब की बार, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है, कहीं कोई चुनाव चिन्ह के बारे में गलती ना लग जाए, क्योंकि हमेशा से 50 साल से तकड़ी पर लगाते आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अब की बार मोहाली के अंदर पहली बार कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है। कमल के फूल का बटन दबा करके यहाँ पंजाब के अंदर एक नया पंजाब का दौर शुरू करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानचंद जी, थैंक यू सो मच। आपने एक इतना बढ़िया ओवरव्यू दिया कि पार्टी का, और पार्टी का परसेप्शन लोगों तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी से अच्छा कोई इंट्रोडक्शन दे नहीं सकता था संजीव भाई साहब का, तो आई डोंट थिंक आई विल वेस्ट एनी फर्दर टाइम। संजीव जी, प्लीज शेयर योर विजन विद अस। थैंक यू। भारत माता की। देखो जी, जन्म देने वाली माँ और जन्म स्थान ये स्वर्ग तो भी उच्चा होंगे ने। सो जो अपनी माँ का जय घोष लगाईदा उदों जोश भी पूरा होना चाहिए, मुठियां बंद हाथ खड़े। दोबारा लावांगे, भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी। मंच पे आचनज मेरे पिता तुल्य श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर हरियाणा विधानसभा, भाई धीरेन्द्र ताहल जी, सुमित जी, मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर श्री विवेक कपूर जी, प्रेसिडेंट ग्रोवर साहब जी, जसपाल राणा जी, शशांक जी, और इतनी सुंदर सोसाइटी के आए हुए इतने सुंदर लोग, आओ सारे मिलके गुरु फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार फिर बुलावांगे, आवाज नहीं आई जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शशांक जब स्टेज का संचालन कर रहा था तो मेरे को कॉलेज के दिन याद आ गए, हाथ में 3-4 नोट्स। सर, मेरा नाम संजीव वशिष्ठ है और मैं बाय एजुकेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मोहाली में मेरी इंडस्ट्री है और जैसे विवेक जी ने बताया, मैं मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन का 2 साल प्रेसिडेंट रहा। सेवा भारती की जिम्मेवारी 3 साल रही मेरे पास, और भी कुछ सोशल। अभी प्रेजेंटली मैं आर्ट ऑफ लिविंग का एपेक्स बॉडी का मेंबर भी हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मेरे फादर चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं। मेरी 2 सिस्टर्स हैं। बड़ी बहन मेरी डॉक्टर है और उनके हस्बैंड आईएएस ऑफिसर है पंजाब में। छोटी बहन मेरी इंजीनियर है, उसके हस्बैंड भी इंजीनियर हैं। मेरी बड़ी बेटी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रही है और बेटा भी ग्रेड 10 में है। मेरी धर्मपत्नी पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLM की है एंड शी डिड दैट इन विद गोल्ड मेडल।
ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूँ और आपको अपने कैंडिडेट का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मैंने एक एफिडेविट फाइल किया है ड्यूरिंग नॉमिनेशन कि मेरे ऊपर ना ही कोई क्रिमिनल केस है, ना ही कोई बैंक लायबिलिटी है, और मैंने कोई मेरे ऊपर एफआईआर भी नहीं है और केस भी नहीं है। ये मेरा कैंडिडेचर है और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव you should know the background of your candidate. Generally, when we buy a buffalo, दूध के लिए गांव में लोग गाय भैंस लेते हैं तो चेक करते हैं कि उसकी जो पेडिग्री क्या है ताकि दूध ज़्यादा देती हो। घोड़ा ले तो उसकी पेडिग्री चेक करते हैं। पर कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन आ गया कि हम जब अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जात पात धर्म के चक्कर में फंस के कैंडिडेट में रह जाते हैं। 15 साल से हमारे मोहाली के कांग्रेस के विधायक रहे, एक्स हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, पर कई बार सोच के हैरानी होती है कि भगवान ना करे किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो हम मोहाली के सिविल हॉस्पिटल की जगह चंडीगढ़ 16 सेक्टर या 32 सेक्टर या पीजीआई की तरफ भागते हैं। और इतनी सुंदर सोसाइटी में बैठा हूँ, इतने सुंदर लोगों के साथ, बट अदरवाइज हमारे जो आम आदमी के जो खास कैंडिडेट हैं, पंजाब के सबसे अमीर कैंडिडेट हैं जो सरदार कुलवंत सिंह, अगर उनकी सोसाइटी के लोगों का अदरवाइज हाल अगर पूछें जाके, उनकी दिक्कतें पूछे तो सोचने में मजबूर होना पड़ जाता है कि ये क्या आम आदमी हैं और क्या लोगों के लिए कुछ काम कर पाएंगे। मोहाली के मेयर भी रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, वोट तो मांगने आया हूँ अपने लिए, पर आपसे एक चीज़ पूछने आया हूँ और एक बात बोलने भी आया हूँ कि ये जो इलेक्शंस होते हैं ये एक उत्सव है और इस उत्सव में हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब हम उत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। वोट आप किसी को भी डालना चाहो डालिए, मैं तो अपने लिए मांगने आया हूँ, पर वोट ज़रूर डालेंगे हम सब लोग। पहली रिक्वेस्ट ये है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जब वोट डालने लगें तो जिस कैंडिडेट को डालने लगें उसका रेफरेंस चेक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप किसी साधु को चुनोगे तो वो साधुवाद फैलाएगा, और अगर किसी ठग को चुनोगे तो वो क्या करेगा वो आपको मालूम है, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा। हमारे विधायक साहब 15 साल से यहाँ पर हैं जो, वो विकास की बहुत बातें करते हैं। अब विकास का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको मैं देने जा रहा हूँ कि एक 82 में ही एक कट होता था, एक यहाँ पर था GLPL के ऑफिस के पास और एक आगे लाइटों के पास था। वो दोनों कट बंद हो गए और वो कट कहाँ पे जाके खुला, वो कोई शराब का ठेका है उसके पास। और मुझे कहीं ना कहीं से पता लगा कि वो ठेका जो है वो किसी पॉलिटिकल बंदे का है। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल। तो हम लोग किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी के हिसाब से अगर इस तरह का काम करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारी मोहाली इंडस्ट्री में एक 30 बेड का हॉस्पिटल है। विवेक कपूर जी और मैंने उसकी काफ़ी लड़ाई लड़ी है, उस हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी है, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे वो उस 30 बेड के हॉस्पिटल को नहीं चला पाए। और इन्होंने 2 महीने में, पिछले 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन स्टोन लगाए हैं। एक फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर बस स्टैंड का लगाया था। अभी जिस दिन फाउंडेशन स्टोन लगाया 2 दिन के बाद पता लगा कि वो गमाडा ने लैंड वापस ले ली है। उसी तरह से यहाँ पे गांव की कई ज़मीनें हैं जो पता लगा है वो भी ले ली हैं, और रोज़ अखबार में बोल रहे हैं कि विकास बहुत हो रहा है, विकास बहुत हो रहा है। विकास हो रहा है सिर्फ एक परिवार का। खुद मिनिस्टर थे, भाई को मेयर बना लिया, बेटे को मेंबर पार्लियामेंट के लिए अप्लाई करवाया, धर्मपत्नी भी किसी चेयरमैनशिप वगैरह, या भाई भी किसी, एक और ब्रदर हैं वो भी किसी पोस्ट पर हैं। तो सब कुछ
एक परिवार में सिमटा जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी है। एक बात की गारंटी है कि मेरा बेटा विधायक नहीं बन सकता, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और इसलिए नहीं बन सकता कि परिवारवाद के कारण नहीं बन सकता, वो अलग से कहीं मेहनत करेगा कोई एक, तो शायद उसको कहीं मौका मिल जाए। वरना आप हमारा कोई एक बड़ा नेता बताइए, चाहे अडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, चाहे सुषमा स्वराज जी हों, चाहे अरुण जेटली जी हों, चाहे नितिन गडकरी जी हों, आप किसी एक आध का शायद किसी का बच्चा होगा, पर 99.9% हमारे किसी पॉलिटिकल बड़े लीडर का बच्चा पॉलिटिक्स में नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाता है मेरिट क्या है। आम आदमी पार्टी ने अभी 117 में से 56 लोगों को जो इधर उधर की पार्टियों से आए हैं टिकट दिया है। अब जब 56 लोग आपने इधर उधर से ले लिए तो आम कहाँ पे रह गए? वो तो वो लोग हैं जो लेफ्ट राइट से आए हैं, उनको अपनी पार्टी में टिकट नहीं मिली, अब इधर आ गए हैं। तो मतदान जो है अपनी मत के साथ अपने वोट का दान करना, ये आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जब आपने वोट डालनी है। पर जो सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब के लिए है, जिसको ध्यान में डाल रख के हमने वोटिंग करनी है, वो मुद्दा है पंजाब के अंदर नशों का। आप देखिए, पंजाब हिंदुस्तान की नंबर 1 स्टेट थी और जैसे ज्ञान जी ने बताया इस वक्त 19th रैंक है। अगर 7 स्टेट्स को निकाल दें तो शायद नीचे से पहले नंबर पर। और जीएसटी की कलेक्शन 1550 करोड़ है, जो कि सबसे कम स्टेटों में जो है उसमें है। पंजाब के अंदर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। लुधियाना से टेक्सटाइल इंडस्ट्री चली गई, लुधियाना से साइकिल इंडस्ट्री चली गई, जलंधर से आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री चली गई, सब मेरठ शिफ्ट हो रहे हैं, यूपी शिफ्ट हो रहे हैं, हरियाणा शिफ्ट हो रहे हैं। अब हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर फैक्ट्रियाँ कम खुल रही हैं, आईलेट्स ज़्यादा खुल रहे हैं। और मैं सर्टेनिटी से कह सकता हूँ कि अगर हम यहाँ पे 100 लोग 125 लोग बैठे हैं, 60% के बच्चे या तो आईलेट्स दे के बाहर जा चुके होंगे या तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए 10 साल के बाद पंजाब का भविष्य, पंजाब का ब्रेन ड्रेन कितना होगा। एक मोहाली मुश्किल से बचा है जहाँ पर थोड़ी बहुत इंडस्ट्री आ रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और अगर आप सब ने आशीर्वाद दिया, जैसे हमने पहले हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालकर यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू करवाई थी, एक चीज़ मैं पक्का करूँगा, चाहे ज्ञान जी को साथ में लेके क्यों ना घूमना पड़े, हम यहाँ का एयरपोर्ट बायलैटरल्स में डालकर यहाँ से यूएस और यूरोप के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करवाएंगे, हर हालत में कराएंगे। ये मेरा मिशन है। और पिछले 5 साल में ये होना चाहिए था, पर विधायक साहब कुछ निजी विकास में बिजी रहे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हमारे गुरु, हमारे पीर, हमारे पैगंबर, हमारे अवतार एक ही चीज को बार बार बोलते रहे, वसुदेव कुटुंबकम एकम सत्या विप्रा बहुधा वदंती, मानस की एक जान सबो एको पहचान, बार बार बोलते रहे। पर हम लोगों ने उसको समझा नहीं, हम लोगों ने उसको माना नहीं। हम लोग अभी भी जात पात धर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, और उसकी वजह है हम लोग एक कदम आगे जाते हैं और 5 कदम पीछे जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। अब मैं ये विषय इसलिए ले रहा हूँ कि ये विषय पंजाब में इसका परसेप्शन एक बनी हुई है, उसको तोड़ने के लिए और आपको समझने के लिए ये विषय ले रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि जो 1984 में हमारे सिख भाइयों की नस्लखोरी हुई थी उसका इंसाफ दिलाएंगे। अब ये लिखना क्यों पड़ा? क्योंकि 2014 तक जितने भी केस चल रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए और जितने भी दोषी थे वो बरी हो गए, चाहे वो सज्जन कुमार थे, चाहे जगदीश टाइटलर थे, चाहे HKL भगत थे। तो मोदी जी ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डलवा के सब केसों को दोबारा खुलवाया और दोबारा से गवाहियाँ हुई। एज ए रिजल्ट सज्जन को सजा हुई। बाकी लोगों पे केस अभी चल रहा है, ट्रायल चल रहा है।
और जब फैसला आएगा तो बाकियों को भी अंदर जाना पड़ेगा, सबको इंसाफ मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम दिन रात सारे गुरु नानक नाम लेवा जितने भी हम बहन भाई हैं, हम अरदास करते हैं। हम क्या अरदास करते हैं? जिन गुरु धामों की साज संभाल दा सानू मौका दो, जो हमसे बिछड़ गए। वो करतारपुर साहब कॉरिडोर जब खुला तो पहले भी 75 साल हमारे यहाँ पे सरकारें नहीं हैं, किसी ने वो एफर्ट नहीं की, पर मोदी जी ने डिटर्मिन्ड थे कि इस चीज़ को करना है, तो उन्होंने हमारे बीच में हमारे चंडीगढ़ से बड़े भाई संजय टंडन जी भी आ गए हैं, एक बार तालियां मार के उनका स्वागत करें। तो करतारपुर कॉरिडोर भी खोला, उसके बाद श्री हेमकुंड साहब का रोपवे की ओपनिंग कर दी, उसकी इनॉग्रेशन कर दी कि जो हमारे बुजुर्ग भाई बहन हैं जो श्री हेमकुंड साहब के दर्शन नहीं कर सकते वो भी जाएं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। 70 साल तो मेरे को पता नहीं लगा हम चिल्ड्रन डे किन लोगों का मनाते रहे हैं। जो हमारे सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके 4 साहिबजादे, उनमें से 2 को सरहंद में चुनाया गया, वो एक्चुअल में इस दिन के हकदार थे। मुझे नहीं पता लगा हम 70-75 साल चिल्ड्रन डे किसका बनाते रहे। उसके बाद ब्लैक लिस्ट थी, हमारे सिख भाई थे जो 84 में या उसके 90 के दशक में बाहर चले गए थे, वो वापस नहीं आ सकते थे, उन सबको ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाला। पॉलिटिकल असाइलम लिए हुए हमारे पंजाब के लोग जो बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं और वो उनको इंडिया का या जिस कंट्री के अगेंस्ट लेते हैं वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता। मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि पॉलिटिकल असाइलम वालों को भी वीज़ा दिया जाए। दुनिया में जितनी भी हिंदुस्तान की एम्बेसियाँ हैं, वो हर एम्बेसी के अंदर गुरुपुरब मनाया जाता है। जब भी गुरुपुरब आता है वो मनाया जाता है। ये 2014 के बाद होना शुरू हुआ। हिंदुस्तान के जितने गवर्नर हाउस हैं वहाँ पर गुरुपुरब धूमधाम से मनाया जाता है। ये 2014 के बाद हुआ। और सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि मोदी जी और कोई धर्म का स्मृति चिन्ह अपने शरीर पे नहीं रखते। वो सिख धर्म को अपना मानते हैं, इसलिए गुरुद्वारे भी जाते हैं हर गुरुपुरब पे और दस्तार को भी डालते हैं। तो ये जो एक पंजाब के अंदर परसेप्शन जो है, ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि पंजाब के अंदर ये जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन को ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पंजाब को हमने बचाना है तो हमें सरकार सेंटर में बीजेपी की और पंजाब में भी बीजेपी की लानी पड़ेगी। क्योंकि हमारे स्टेट में पिछले 5-7 साल से 10 साल से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और बिना इन्वेस्टमेंट के जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी और बिना जॉब अपॉर्चुनिटी के हमारा यूथ यहाँ से पंजाब को छोड़ के जाएगा, जो पंजाब के लिए अच्छा नहीं है। तो अपनी वोट का दान, अपने मत का इस्तेमाल करके हमने करना है। ये मेरी आप सबके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और आपने अगर आशीर्वाद दिया तो आपके भगवान ना करे किसी को तकलीफ़ आए, दुख आए, आपके साथ 24 घंटे 7 दिन खड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आज के इस संजीव वशिष्ठ जी के लिए यहाँ पर रखा गया कार्यक्रम, वशिष्ठ जी जल्दी ज़रा जाना चाहते हैं क्योंकि दूल्हे की डिमांड तो सब जगह होती ना जी। तो जो आज के प्रोग्राम का दूल्हा तो यही है, हम तो सब बराती हैं, तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इन्होंने आगे जाना है। तो हम अभी आपसे थोड़ी बातें और करते रहेंगे, लेकिन इनको आगे जाने की इजाज़त दे देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो जाएं, मैं इतना बताना चाहता हूं कि संजीव वशिष्ठ, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। देखिए होता क्या है कि आपको कई लीडर मिल जाएंगे, कई आपको टेक्नोक्रेट मिल जाएंगे, बिजनेसमैन मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा आदमी होना, ये जो बेसिक नेसेसिटी जो है उससे कई महरूम हो जाते हैं। लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज़ एजुकेटेड, ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। यहाँ जो आपके पास ही इधर एयरपोर्ट है,
वहाँ के लिए भी इन्होंने काम किया। जब सारी फ्लाइट्स बंद हो गई थी तो उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। एंड आई कैन वाउच फॉर हिम दैट ही विल बी द परफेक्ट MLA ऑफ पंजाब विधानसभा फॉर यू। सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। नाउ यू कैन गो। सो है नहीं बड़ी बढ़िया आवाज़ आ रही ना ठीक है। तो मेरे बड़े भाई और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पंचकुला से विधायक और चंडीगढ़ के पहले रह चुके मेयर और हमारे दोस्त ज्ञानचंद गुप्ता जी, यहाँ पर हमारे साथ धीरेन्द्र तायल जी, अगेन a very old friend, and he's also an engineer by profession, and he's in education field too. And यहाँ पर सब लोग दोस्तों, भाइयों और बहनों, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आज सुबह से पटियाला राजपुरा के कार्यक्रम थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का कार्यक्रम था जो बीच से छोड़ के नहीं आ सकते थे। तो लेकिन मैंने शशांक को बोला था कि आई विल बी देयर इन टाइम, बट थोड़ा सा लेट हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। आज जो विषय अभी संजीव आपके साथ ले रहे थे, मैंने आई पार्शली हर्ड दैट, बट आई जस्ट वांट टू ऐड कपल ऑफ थिंग्स विद दैट। होता क्या है कि हमारे यहाँ पे स्पेशली जो कई लोग एक ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन की तरह काम करते हैं। अच्छा, वो सोचते हैं कि भाई मैंने अपना वोट दे दिया, मैंने एक कार्यक्रम अटेंड कर लिया, पॉसिबली आई हैव डन माय ड्यूटी। मैं जब जाता हूँ ना, कोई कॉलोनीज में जाता हूँ, कोई गांव में जाता हूँ, तो आपको हैरानी होगी कि वही ऐसे मैदान के अंदर आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, 1000 लोग वहाँ पे होंगे और वो 1000 में से आप देखेंगे 80-85% लोग जो है उसमें से वो वोट भी डालेंगे। अच्छा, वी गो टू एफ्लुएंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, they will tell us many ideas, they will teach us many new things, बट होता क्या कि चुनाव के दिन कई बार वो कहते हैं यार भीड़ बड़ी लगी सी, मैं तो उत्थों ही वापस आ गया। कोई कह देता है कि यार वो मैं कईयों को समझा दिया था, यार मैं जा नहीं पाया, वो मैं सोचा कि छुट्टी का दिन है, चलो कसौली को घुमाइए। सो यूल बी सरप्राइज, हमारा अभी चंडीगढ़ का चुनाव हुआ है और चंडीगढ़ के चुनाव में हमने एक कॉरपोरेशन की एक सीट हमने 9 वोट से हार दी। और वहाँ पे एक परिवार जो हमारे साथ पूरा प्रोग्राम भी करते थे और वो सब कुछ ऑर्गेनाइज भी करते थे, लेकिन चुनाव के दिन उन्होंने कहा चल यार वो साढ़े 10 वोट सीगे जी उन्होंने परिवार दे, वो किते घूमन चले गए। अब आप इमेजिन करो कि what is the effect of one vote that only a BJP worker understands. Atal Bihari Vajpayee's government fell by 1 vote in 99. हम लोग कई बार सोचते हैं, और आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या फर्क पैंदा है, मैं वोट पाया नहीं पाया, चल यार बड़े बंदे है पान नो। लेकिन आप एक सिर्फ वोट नहीं है, मैं आपसे सिर्फ आपका वोट नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपकी सपोर्ट मांग रहा हूँ। सपोर्ट इज बिगर देन योर वोट। राम से बढ़ के राम का नाम, ये हमेशा कहा जाता है। आपका अगर आप फोन निकाल के अपना देख लें, आपके एक एक फोन के अंदर कम से कम 1000 कॉन्टैक्ट्स होंगे। जो आदमी वो कहते हैं जी सोशली ही इज वेरी एक्टिव, किसी की फेसबुक खोल के देखेंगे 5000 दोस्तों तक उनकी वो लिमिट भी एग्जॉस्ट होगी होगी, लेकिन रोज नया स्टाइल, हेयर स्टाइल के साथ फोटो डलती है। लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट स्टाइल ऑफ लिविंग। मेरा ये कहना है कि जब देश को जरूरत पड़ती है, जब सूबे को जरूरत पड़ती है, आर वी स्टैंडिंग विद द एंटी नेशनल फोर्सेज और आर वी स्टैंडिंग विद द नेशनल फोर्सेज? आप मन से भी कन्विंस होते हैं कि यार ये बंदे ठीक है, आप सोचते चलो मैं एक वोट डाल दूंगा। आज 13 तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई, 8 दिन के बाद चुनाव खत्म हो जाना है। और कहीं अगर सपोजिंग
आप सोचें कि 50-100 वोट के डिफरेंस से कहीं आपका दोस्त वो पीछे रह जाए, आप जिंदगी भर सोचते रहेंगे यार मैं 100 वोट ते पवा ही सकता सी। आपका पोटेंशियल 100 से भी बहुत अधिक होगा। आप सिर्फ ये 8 दिन में अगर आप रोज 100 लोगों से भी कांटेक्ट कर लें, इवन इफ इट इज मोहाली और इवन इफ इट इज एनीवेयर इन पंजाब, स्टैंड फॉर द नेशनल फोर्सेस। आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह की फोर्सेस इस समय जो चुनाव में हैं। एक फोर्स है कि जिसमें मुख्यमंत्री ये रियलाइज ही नहीं करता कि प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या होती है। ऐसा मुख्यमंत्री है कि वो जो हमारे जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका भी जाते हैं तो देयर इज नो प्रोटोकॉल देयर फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टू गो एंड रिसीव सम स्टेट हेड। बट आपने नोटिस किया होगा कि मोदी जी को रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑल्सो गोज एट द एयरपोर्ट। बट यहाँ के मुख्यमंत्री कहते जी मैं जरा बिजी सीगा, मेरे ओ पीए नू ओ कोरोना हो गया सी तो मैं इस पीछे मैं पहुंच नहीं पाया। और झूठ की इंतहा देखें कि उसके साथ ही जो उनका झूठ की इंतहा देखें कि जैसे ही वो एक तरह से हादसा कहूंगा मैं उसको कि मोदी जी का रास्ता रोका जाता है और उसके बाद वहां पे एक ऐसी अनार्की सी लगती है, गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जो मंत्री जिसको भेजते हैं वहां रिसीव करने के लिए, मंत्री एक जो होता है ही इज अ काइंड ऑफ ए सार्जेंट इन आर्म्स, कि वो सारा टाइम प्रधानमंत्री के साथ होना है जिसने उसको साथ लगाया जाता है। मंत्री उनको वहां रिसीव करके चला जाता है और जब वो वापस जाते हैं और उसके 1 घंटे के अंदर चन्नी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं और वहां जब पूछा जाता है उनसे कि भाई साहब अब आपका कोरोना का वो फियर कहाँ गया जो आप प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं जा सकते थे, आप यहाँ पे आप प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी वुड लाइक टू वोट फॉर अ लायर, एनीबडी वुड लाइक टू वोट फॉर सच पर्सन और सच पार्टी। और ये डायरेक्शन आप देखेंगे कि एक दिन पहले तक सारे प्रोग्राम की सूचना वो होती है। हमने कितने प्रोग्राम प्रधानमंत्री के किए, हमको भी मालूम है कि उनके आने के ऊपर अगर हेलीकॉप्टर की साथ प्रबंध किया जाता है तो बाय रोड भी प्रबंध, ऑल्टरनेट प्रबंध रखा जाता है। आफ्टर ऑल ही इज सिटिंग ऑन द हाईएस्ट सीट ऑफ द कंट्री और उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है उस चीज को देखते हुए मतलब ये प्रोटोकॉल पंजाब सरकार को मालूम ही नहीं था। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो मैं आपको दूसरे उनके प्रधान हैं वो लगे हुए हैं एक दूसरे की टांग खींचने लगे हुए हैं और भगवान ना करे कहीं इनके पास कोई भगवान ना करे कभी ऐसे हाथों में अगर ताकत आती तो वो करेंगे क्या, एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, एक दूसरे के साथ ऐसा ही करेंगे। सिद्धू जी को आप देखें, सिद्धू जी क्या करते थे जब उनको बोला लोकल गवर्नमेंट की बजाय आपको बिजली का मंत्रालय दिया जाता, कहते मैं नहीं बनता मंत्री, मैं रिजाइन कर देना। आपको मैं याद कराना चाहता हूं बिजली मंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब टांगें खींचने की बारी आई तो ये कहा कि जी बिजली के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं पंजाब सरकार के वो गलत है, इनको कैंसिल किया जाए। सारे केसेस इस समय सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, जनता बीच में लटक रही है, उनको कैंसिल कर दिया। भाई तुमने जब तेरे को बिजली मंत्री बनने को कहा गया था तो तुम भाग खड़े हुए कि नहीं मैं नहीं करता। सो ही इज अ शर्कर, ही रन्स अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सिर्फ चाहते हैं कि भी मैं आके एक अपनी पोजीशन के ऊपर मैं बैठ जाऊं। आई थिंक ही इज मेंट ओनली फॉर लाफ्टर चैलेंज और वो कपिल शर्मा के शो के लिए ही वो बने हुए हैं। अभी उनकी वाइफ ने भी बोल दिया कि अगर नहीं इत्थे होया कुछ तो असी ठीक है, असी 25 लाख रुपया रोज कमा ही लैने असी उत्थे चले जाएंगे। दिस इज द काइंड ऑफ कैलस बिहेवियर ऑफ दिस फैमिली। उनकी बच्ची बोलती है कि अगर जो है मेरा पापा नहीं जीते तो मैं शादी नहीं करूंगी। आई डोंट फाइंड कि ये इस तरह की स्टेटमेंट्स ये पॉलिटिकल एरिना में शायद ही किसी ने बोली हो। सो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी आपके सामने। एंड सेकंड पार्टी वो दिल्ली से आके अपना एक जो है वो दिखाने का प्रयास कर रही है
जो दिल्ली के अंदर जो उनका सिस्टम फेल हो गया, ये फ्रीबीज कितना भी कोई कर ले, ये लॉन्ग टर्म फ्रीबीज नहीं चलते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आफ्टर ऑल किसी को भी आप फ्रीबीज देते हो तो देयर इज समबडी हु इज पेइंग फॉर इट। दैट समबडी कुड बी यू, दैट समबडी कुड बी मी। बट क्या हम लोग इस चीज को इसको एनालाइज कर सकते हैं? और थोड़ा सा मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट ऑफ द होम 8 दिन के लिए। मे बी इवन सिटिंग एट होम यू कैन डायल 100 phones every day, connect with people, at least tell your viewpoint. There is a change in the whole environment in the Punjab state today. People who were 3 months back who were not ready to talk to BJP, today those very people are arranging our programs. गांव के अंदर हमारा इतना वेलकम हो रहा है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कई बार हमारे मन में ये रह जाता है कि हम लोग भी कुछ इसमें करें। आप सबके पास भगवान ने इतनी ताकत दी है, उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक बटन दबाने के लिए नहीं, आप ऐसे हजारों बटन दबवा सकते हैं। आप इसके लिए प्रयास करें। मेरे को एक अर्जेंट कॉल के लिए मेरे को अभी बुलाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो मैं आपसे इमीडिएट आपसे इजाज़त लूँगा। और एक बार पुनः मैं शशांक और उनकी सारी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया। इधर से निकलते थे तो ये बिल्डिंग्स को देख के ना बड़ा एक ज़बरदस्त व्यू लगता था, तो सोचते थे यार कभी मौका मिलेगा जाकर देखे तो सही। तो ये तो इतनी अच्छी जगह लगती है कि एक बार फिर भी जीतने के बाद आप एक बार दोबारा बुला लेना, जरा आपके साथ आराम से बैठ के गपशप भी मार लें, एंड वी कैन एंजॉय दिस ग्रैंड व्यू जो हम दूर से देखते थे। एंड मैं ज्ञान जी से भी इजाज़त लूँगा, जरा जल्दी से पहुँचना है मेरे को। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका।